हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं प्रैक्टिस सेट सीरीज से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज का यह वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से विभिन्न परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन समस्त क्वेश्चनों को इस वीडियो में संकलित करके रखने का प्रयास किया गया है ताकि आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। वीडियो में फ्रेंड्स आप हमारे साथ लास्ट तक बन रहिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल जयसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक करें। बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स, इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जयसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो जो है वो प्रैक्टिस सेट का वीडियो है, जिसमें नागरिक और नागरिकता से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को संकलित करके रखने का प्रयास किया गया है, या विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को इसमें रखने का प्रयास किया गया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या चुनाव लड़ने का अधिकार। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, संपत्ति का अधिकार। फ्रेंड्स देखिए, व्यक्ति को कोई राज्य जो है अपने नागरिकों को दो तरह के अधिकार देता है, एक सामाजिक अधिकार है और एक राजनीतिक अधिकार। तो राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार की आलोचना करने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, ये सब जो है वो राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जबकि संपत्ति का अधिकार जो है वो सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आता है, राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत नहीं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 1 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स कि नागरिक वह है जो राज्य की कार्यकारिणी और न्यायपालिका के कार्यों में भाग लेता है। यह कथन है अरस्तु का, लास्की का, ग्रीन का, प्लेटो का। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा ए, अरस्तु का। तो फ्रेंड्स, यह स्टेटमेंट जो है वो अरस्तु का है। अरस्तु कहता है कि वह व्यक्ति नागरिक है जो स्थायी रूप से न्याय के प्रशासन तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि नागरिक वह है जो राज्य की कार्यकारिणी और न्यायपालिका के कार्यों में भाग लेता है। तो यह किसका स्टेटमेंट है फ्रेंड्स? यह अरस्तु का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, अरस्तु सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन के द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो भारत के बैंकों में यदि कोई धन जमा करेगा तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिल जाएगी। इसको छोड़ करके बाकी तीनों तरीके से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जन्म के द्वारा भी यहाँ नागरिकता मिलती है, जैसे हम लोगों का जन्म भारत में हुआ है तो हमको नागरिकता मिल गई। देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता मिलती है। देशीकरण का मतलब होता है कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता को प्राप्त करना चाहे तो वो भारत में नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्त है उन शर्तों को पूरा करेगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो इस विधि से यदि कोई नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाएगा देशीकृत नागरिक या देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता। किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, यदि भारत जो है किसी भूभाग को जीत लेता है और अपने प्रदेश में अपने राज्य में मिला लेता है तो हारे हुए प्रदेश के नागरिक जो है भारत के नागरिक अपने आप हो जाएंगे। यानी कि विजय के द्वारा या किसी भूभाग को भारत में सम्मिलित करने के द्वारा भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे गोवा पहले जो है पुर्तगालियों के कब्जे में था, बाद में भारत ने उसको अपने पास राज्य में मिला लिया तो गोवा की जनता जो है वो भारत की नागरिक अपने आप हो गई। तो इन तीनों तरीकों से जो है भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जबकि भारत में बैंकों में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स कि नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? प्लेटो ने, अरस्तु ने, हाब्स ने, ऑस्टिन ने। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा बी, अरस्तु ने। फ्रेंड्स, अरस्तु की जब आप नागरिकता संबंधी अवधारणा को पढ़ेंगे तो अरस्तु ने बहुत बड़े वर्ग को नागरिकता से वंचित कर दिया। जैसे उसने संपत्ति विहीन व्यक्तियों को,
दासों को, श्रमिक वर्ग को, स्त्रियों और बच्चों को, सभी वृद्ध व्यक्तियों और सूदखोरों को, इन सब लोगों को जो है वो नागरिकता से वंचित कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि नागरिक वह व्यक्ति होता है जो अस्थायी रूप से न्याय प्रशासन और राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। अब उसके लिए अवकाश चाहिए। इन लोगों के पास ऐसा अवकाश होता नहीं है, ये स्वतंत्र लोग होते नहीं हैं, इसलिए अरस्तू जो है इनको नागरिकता की अवधारणा से बाहर रखता है। तो गुलामों को किसने नागरिकता की अवधारणा से बाहर रखा? अरस्तू। मतलब श्रमिक वर्ग को, संपत्ति विहीन व्यक्तियों को यदि पूछे कि नागरिकता की अवधारणा से किसने बाहर रखा, तो अरस्तू हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बी, अरस्तू, सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स कि किसी राज्य में नागरिक जो है वह व्यक्ति होता है जिसे सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, जिसे सामाजिक और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं। किसी राज्य में नागरिक फ्रेंड्स वह व्यक्ति होता है जिसे उस राज्य के द्वारा सामाजिक और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं। विदेशी व्यक्तियों को केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होता है, राजनीतिक अधिकार उसको प्राप्त नहीं होते हैं। तो विदेशी और नागरिक में हम इसी से अंतर निकालते हैं कि जो विदेशी होता है उसको केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि नागरिक को सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न वही दिया है कि किसी राज्य में नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति को भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? यानी किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की जो है वो नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने से, पर्यावसन से, वंचित किए जाने पर, या उपरोक्त सभी से? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है यदि आप नागरिकता का स्वेच्छा से त्याग दें। कोई भारतीय व्यक्ति यदि अपनी नागरिकता को स्वेच्छा से त्याग दे रहा है तब भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लंबे समय तक यदि आप किसी दूसरे देश में निवास कर रहे हैं बिना बताए सरकार को, भारत छोड़ करके बहुत समय हो गया आपको दूसरे देश में रहते हुए, तो पर्यावसन के द्वारा भी आपकी नागरिकता का समाप्त हो सकता है। वंचित किए जाने पर, यदि आप कोई ऐसा अपराध करते हैं, देशद्रोह करते हैं, सेना से भाग जाते हैं, तो सरकार आपको नागरिकता से वंचित भी कर सकती है। तो इन तीनों तरीके से भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, लगातार कितने वर्ष तक निवास करने पर भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को भारत सरकार द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है? 15 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष या 9 वर्ष? तो फ्रेंड्स हमारा उत्तर हो जाएगा 7 वर्ष। भारतीय मूल के किसी व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में 7 वर्ष तक रहना पड़ेगा। अगर कोई विदेशी भारतीय मूल का नहीं है और नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तब उसको 12 वर्ष तक रहना पड़ेगा। तो भारतीय मूल के लिए 7 वर्ष निवास की अवधि है। क्वेश्चन नंबर 7 का भी 7 वर्ष सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स कि प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी, 15 जनवरी, 9 जनवरी या 26 जनवरी? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 9 जनवरी। फ्रेंड्स 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी, 9 जनवरी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स कि अपनी प्रशिक्षित विवेक का जनहित में प्रयोग करना ही नागरिकता है। नागरिकता की यह परिभाषा किसने दी? तो बोसांके ने, लास्की ने, अरस्तू ने या गैटिल ने? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, लास्की ने। लास्की ने नागरिकता की परिभाषा देते हुए लिखा फ्रेंड्स कि अपनी प्रशिक्षित विवेक का जनहित में प्रयोग करना ही नागरिकता है। तो यह परिभाषा है, यह किसकी है? लास्की की है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी, लास्की सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स कि इनमें से किस तरीके से भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है? यानी कौन सा तरीका है जिससे हम भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं? जन्म के द्वारा, पंजीकरण द्वारा, वंश परंपरा द्वारा, उपर्युक्त सभी के द्वारा? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के द्वारा। भारत में सभी तरीकों से नागरिकता प्राप्त हो सकती है। जैसे जन्म कोई बच्चा ले रहा है, यहाँ पर हम लोग जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं। वंश परंपरागत के आधार पर नागरिकता मिलती है, यानी बच्चे का जन्म कहीं भी हुआ हो, यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण के द्वारा का मतलब है कि कोई विदेशी व्यक्ति यदि भारत की शर्तों को पूरा करता है, यहाँ नागरिकता प्राप्त करने की जो शर्त है,
तो शर्तों को पूरा करने के बाद वो भारत सरकार की समक्ष नागरिकता के लिए आवेदन करेगा, तो उसको जो है पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता मिल जाती है। तो इसी को चाहे पंजीकरण कहो, चाहे इसी को देशीकरण कहो, चाहे इसी को देशीकृत कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ तीनों तरीके से नागरिकता मिलती है, तो हमारा उत्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है, यानी एक ही राजनीतिक अधिकार इसमें होगा, जीवन का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शिक्षा का अधिकार। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, निर्वाचित होने का अधिकार। इसको छोड़ करके फ्रेंड्स जितने अधिकार हैं, जीवन, संपत्ति, शिक्षा, ये सारे के सारे अधिकार जो हैं वो हमारे सामाजिक अधिकार में आएंगे, जबकि निर्वाचित यानी चुनाव लड़ने का अधिकार जो है ये हमारा राजनीतिक अधिकार है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स कि भक्ति भावना का उचित क्रम निर्धारण ही नागरिकता है। नागरिकता का यह परिभाषा है, ये भी यह स्टेटमेंट है, यह किसने दिया है? स्पेंसर ने, विलियम बायड ने, डॉक्टर आशीर्वादम ने या डायसी ने? तो फ्रेंड्स देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, विलियम बायड। विलियम बायड ने फ्रेंड्स नागरिकता की परिभाषा देते हुए लिखा कि भक्ति भावना का उचित क्रम निर्धारण ही नागरिकता है, यानी कि व्यक्ति कि भक्ति जो है किसके प्रति होगी, इसका क्रम अगर वो निर्धारित कर ले रहा है, इसका क्रम निर्धारण ही वास्तव में नागरिकता है। जैसे कि अगर उसको परिवार और राज्य में चुनना होगा तो किसको चुनेगा वो? तो वो परिवार को चुनेगा कि राज्य को चुनेगा? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है परिवार के ऊपर हमको राज्य को वरीयता देनी है तो हम राज्य को चुनेंगे। परिवार और समाज में चुनना हो तो समाज को चुनेंगे, समाज और देश में चुनना हो देश को चुनेंगे, देश और मानवता में चुनना होगा तो मानवता को चुनेंगे। तो यही है क्रम निर्धारण। इसी बात को विलियम बायड ने लिखा कि भक्ति भावना का उचित क्रम निर्धारण ही नागरिकता है। यह स्टेटमेंट है किसका है? विलियम बायड का है। क्वेश्चन नंबर 12 का भी विलियम बायड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स कि किसी व्यक्ति की नागरिकता का लोप हो जाएगा परिवार से बिछड़ जाने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा उत्तर हो जाएगा सी, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। भारत की या किसी देश की नागरिकता जो है उसका लोप हो जाता है यदि उसके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर जो है देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाता है। देशद्रोह का मतलब उसने अपने देश के साथ गद्दारी की है, देश की गोपनीय सूचनाओं को दुश्मन देश को दिया है, या देश के तोड़ने के प्रयास में, देश की एकता और अखंडता को छिन्न भिन्न करने के प्रयास में जो है वो संलिप्त पाया जाता है, तो वो देशद्रोही यदि सिद्ध हो जाता है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। इसके अलावा परिवार से बिछड़ जाने पर या शिक्षा के लिए विदेश जाने पर या घूमने के लिए विदेश जाने पर हमारी नागरिकता नहीं जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स कि भारत में रहने वाला एक अमेरिकी नागरिक दावा नहीं कर सकता है विधि के समक्ष समानता के अधिकार का, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का, व्यापार और व्यवसाय के स्वतंत्रता के अधिकार का, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, व्यापार और व्यवसाय के स्वतंत्रता के अधिकार का। अब देखिए फ्रेंड्स ये भारतीय संविधान का एक तरह से क्वेश्चन हो गया। कोई विदेशी व्यक्ति जो है भारत में आकर के इस मौलिक अधिकार का, यहाँ सब मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, किसका दावा नहीं कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स भारत के नागरिकों को कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और हर मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है कई तरह के अधिकार हैं। ये समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 तरह की समानता बताई गई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से जो है मूल रूप से मौलिक अधिकारों का प्रारंभ हो जाता है। तो उसमें कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को ही मिले हुए हैं, किसी विदेशी को नहीं। जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। इसको छोड़ करके जितने जितने अनुच्छेद हैं मौलिक अधिकारों में, चाहे 14 हो, 17 हो, 18 हो, 20 हो, ये सारे के सारे विदेशियों को भी मिले हुए हैं। यानी 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। भारतीय नागरिकों को तो सारे मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, उसमें से 15, 16, 19, 29, 30 जो है ये विदेशियों को नहीं मिले हुए हैं। तो उसी के अंतर्गत ये व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता जो आता है, ये संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो हमको 6 तरह की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, उसी में यह आता है। तो यह विदेशियों को नहीं मिली हुई है,
यह स्वतंत्रता जो है, यह अमेरिकी नागरिक भारत में आकर के व्यापार या व्यवसाय की स्वतंत्रता का जैसे भारतीय उपयोग कर रहे हैं उसका दावा नहीं कर सकता है। इसको छोड़ करके बाकी तीनों जो 2 अधिकार दिए गए हैं, कानून के समक्ष समानता और अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, इसका वो दावा कर सकता है, वो यहाँ आकर अपने धर्म की मान सकता है। तो कोई विदेशी व्यक्ति व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स कि देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है। यानी कि कोई विदेशी व्यक्ति यदि भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो यहाँ की कौन सी शर्त को पूरा करके वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। माता पिता की नागरिकता से, भाई बहन की नागरिकता से, विवाह द्वारा, विदेशी से मित्रता करने पर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा उत्तर हो जाएगा सी, विवाह द्वारा। तो फ्रेंड्स देखिए, देशीकरण का मतलब ही यही हो गया कि कोई भारत का नागरिक जो नहीं है, ऐसा व्यक्ति भारत की नागरिकता जो है प्राप्त करना चाहे तो किस तरीके से प्राप्त कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वह केवल इसमें जितने तरीके दिए गए हैं उसमें से सी वाला जो तरीका है, भारत में विवाह द्वारा भारत में नागरिकता दी जाती है। भारत में नागरिकता निश्चित समय तक निवास करने से मिलती है, तो विवाह के द्वारा भारत में नागरिकता वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन यह भी सिर्फ स्त्रियों के लिए लागू है। कोई विदेशी स्त्री यदि भारतीय पुरुष से विवाह करती है तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, भारतीय स्त्री का किसी विदेशी पुरुष से शादी करने पर उस विदेशी पुरुष को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। यह केवल स्त्रियों के संबंध में लागू होता है। जैसे कि सोनिया गांधी इटली की थी, उन्होंने भारतीय मूल के व्यक्ति राजीव गांधी से शादी किया तो उनको भारत की नागरिकता मिल गई। तो उन्होंने किस विधि से नागरिकता प्राप्त की? विवाह के द्वारा। तो वो भी देशीकृत नागरिक में आएंगी। ठीक है, माता पिता की नागरिकता, भाई बहन की नागरिकता, ये सब जो है ये वंशानुगत ही मिल जाते हैं। इसके लिए हमको प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि किसी के माता पिता भारत का नागरिक हैं तो वो जन्म लेते ही उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए नागरिकता प्राप्त करने के लिए हमको आवेदन देना नहीं पड़ता है। तो यह देशीकरण में नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, विदेशी व्यक्ति से मित्रता करने पर हमको नागरिकता नहीं मिल जाएगी। कोई भी अमेरिकी व्यक्ति आकर के भारत में हमसे मित्रता कर ले तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इसमें से केवल विवाह द्वारा ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स कि निम्न में से किस तरीके से नागरिकता समाप्त नहीं होती है। अभित्याग द्वारा, दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर, वंचित होने पर, कुछ महीने के लिए दूसरे देश की यात्रा पर जाने पर। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा उत्तर हो जाएगा डी, कुछ महीने के लिए दूसरे देश की यात्रा पर जाने पर। अभित्याग का मतलब अगर हम अपनी नागरिकता को छोड़ देते हैं तो हमारा नागरिकता लोप हो जाएगा। सही है, अगर हम स्वेच्छा से चाहें तो अपनी नागरिकता का त्याग कर सकते हैं। दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने पर, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी पहले देश की नागरिकता अपने आप चली जाएगी। वंचित होने पर, अगर कोई व्यक्ति देशद्रोह के अपराध में या सेना से भाग जाने पर देश के द्वारा उसको नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। तो इन तीनों तरीकों से नागरिकता समाप्त होती है, जबकि किसी देश की यात्रा करने पर हमारी नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स कि परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। यह कथन किसका है? प्लेटो का, गांधी जी का, अरस्तू का, नेहरू का। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत फेमस स्टेटमेंट है और अरस्तू का है। अरस्तू ने परिवार को नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला बताया है और ये कहा कि व्यक्ति जो है वो नागरिकता का, एक अच्छे नागरिक के जो गुण होते हैं, जैसे परिश्रमशीलता होती है, परोपकारिता होती है, सहयोग होता है, ये सारे गुण जो है पहले वो परिवार से ही सीखता है, परिवार के सदस्यों से ही सीखता है। इसीलिए परिवार जो है वो नागरिकता गुणों की प्रथम पाठशाला कहा। किसने कहा? अरस्तू ने कहा। क्वेश्चन नंबर 17 का सी, अरस्तू सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स कि किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। यानी कि भारतीय नागरिकता कब चली जा सकती है किसी भारतीय व्यक्ति की? यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो उसकी नागरिकता चली जाएगी। तो सही है। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति छलपूर्वक देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेता है तो बाद में मालूम हुआ कि उसने कुछ छिपा करके, कुछ डॉक्यूमेंट्स गलत फर्जी ढंग से धोखा देकर के नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ठीक है, तो ये भी सही है।
यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। अगर ऐसा होता है तो वो देशद्रोही कहलाएगा और उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो इन तीनों तरीकों से नागरिकता चली जाएगी। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, अगर नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है तो उसको परिचित कराया जाएगा, इस आधार पर उसकी नागरिकता को छीना नहीं जाएगा। ये छोड़कर कि बाकी तीनों तरीकों से नागरिकता निलंबित हो सकती है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? कूट नीचे दिया गया है फ्रेंड्स, 1, 3 और 4। अब देखिए नीचे कूट में से 1, 3 और 4 कहाँ है? तो सी वाले विकल्प में देखिए 1, 3 और 4, यही हमारा उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स कि एक नागरिक के लक्षण नहीं हैं, उसे सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, वह राज्य का सदस्य होता है, वह राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा भक्ति रखता है, उसे केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उसे केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं। यही जो है नागरिक का लक्षण नहीं है, नागरिक की विशेषता नहीं है। नागरिक की विशेषता ये है कि उसे सामाजिक और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं। सामाजिक अधिकार तो विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। तो नागरिक का लक्षण क्या है कि उसे सामाजिक और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि ऊपर लिखा गया है। ठीक है, वह राज्य का सदस्य होता है, नागरिक है तो वह राज्य का सदस्य निश्चित रूप से होगा। वह राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और भक्ति रखता है, नागरिक जो है अपने राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और भक्ति रखता है, ये भी नागरिक की विशेषता है। तो तीनों नागरिक की विशेषताएं में आता है, चौथा वाला जो है नागरिक की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन नागरिक और विदेशी में अंतर के संबंध में गलत है? यानी नागरिक और विदेशी में 3 अंतर बताए गए हैं, तो 3 उसमें सही है, 1 ही गलत है। पहला है कि नागरिक को केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशियों को सामाजिक और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं। बी है राज्य अपने नागरिक को सैनिक सेवा के लिए बाध्य कर सकता है, जबकि विदेशी को नहीं। सी है नागरिक राज्य का स्थायी सदस्य होता है, जबकि विदेशी अस्थायी सदस्य होता है। और डी है नागरिक अपने राज्य के प्रति पूर्ण भक्ति रखता है, जबकि विदेशी उस राज्य के प्रति भक्ति रखता है जहाँ का वह नागरिक होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो पहला वाला है कि नागरिक को केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशियों को सामाजिक और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं, यही जो है गलत है। नागरिक और विदेशी में यह अंतर नहीं बताता है, क्योंकि यहाँ उल्टा लिख दिया गया है। नागरिक को केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं यह लिखा गया है, जबकि यहाँ अगर होता कि नागरिक को सामाजिक और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशियों को केवल सामाजिक, तब तो सही हो जाता, तब यह अंतर बताता। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि नागरिक को केवल सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशियों को सामाजिक और राजनीतिक दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ये गलत लिखा है। नागरिक को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, विदेशियों को केवल सामाजिक अधिकार मिलते हैं, राजनीतिक अधिकार नहीं। तो ये गलत है। इसको छोड़ करके तीनों जो दिए हैं वो नागरिक और विदेशी में अंतर को बताते हैं। जैसे राज्य अपने नागरिक को सैनिक सेवा में के लिए बाध्य कर सकता है, जबकि विदेशी व्यक्तियों को नहीं कर सकता है, ये तो सही है। नागरिक राज्य का स्थायी सदस्य होता है, जबकि विदेशी अस्थायी होता है, ये भी सही है। विदेशी कुछ समय के लिए आता है, इसके बाद चला जाएगा। नागरिक अपने राज्य के प्रति पूर्ण भक्ति रखता है, जबकि विदेशी उस राज्य के प्रति भक्ति रखता है जहाँ का वह नागरिक होता है। जैसे अमेरिका से कोई व्यक्ति भारत आया तो वह जो है भारत के प्रति भक्ति भावना क्यों रखेगा, वह तो अपने देश अमेरिका के प्रति ही भक्ति रखेगा। तो चौथा भी सही है। तो पहला फ्रेंड्स गलत है, इसको छोड़ करके बाकी तीनों जो है वो सही हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स कि शिक्षा जो आत्मा के लिए पौष्टिक भोजन है, आदर्श नागरिकता के लिए आवश्यक है। यह स्टेटमेंट है किसने दिया है? प्लेटो ने, महात्मा गांधी ने, अरविंद घोष ने या तिलक ने। तो फ्रेंड्स देखिए यह स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा जो आत्मा के लिए पौष्टिक भोजन है वो आदर्श नागरिकता के लिए आवश्यक है। तो यह स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी महात्मा गांधी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 फ्रेंड्स, एक लोकतंत्रीय नागरिक में बुद्धि, आत्मसंयम तथा उत्तरदायित्व होना चाहिए। यह कथन किसका है? लॉर्ड ब्राइस का, डॉक्टर E.M. वाइट का, गैटल का या बेंथम का? तो फ्रेंड देखिए यह स्टेटमेंट जो है वो लॉर्ड ब्राइस का है। लॉर्ड ब्राइस ने फ्रेंड्स आदर्श नागरिक के गुणों को बताते हुए लिखा कि एक लोकतंत्री नागरिक में बुद्धि, आत्मसंयम तथा उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो यह स्टेटमेंट है किसका है? ब्राइस का है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए लॉर्ड ब्राइस सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स कि निम्न में से किन परिस्थितियों में नागरिकता का लोप नहीं होता है? सेना में भर्ती होने पर, दोहरी नागरिकता प्राप्त कर लेने पर, देशद्रोह सिद्ध होने पर, पराजय के द्वारा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ए, सेना में भर्ती होने पर। सेना में भर्ती होने पर कोई नागरिकता का लोप नहीं होता है। दोहरी नागरिकता प्राप्त करने पर हमारी नागरिकता चली जाएगी, हम एक साथ दो देशों के नागरिक नहीं हो सकते हैं। देशद्रोह सिद्ध होने पर नागरिकता चली जाएगी, अगर हमारा देश पराजित हो जाता है किसी देश से तो हमारी नागरिकता चली जाएगी, क्योंकि जब कोई देश पराजित हो जाता है तो उसके नागरिक विजित देश के नागरिक अपने आप हो जाते हैं। तो तीनों तरीके से नागरिकता का लोप होता है, जबकि पहले तरीके से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन आदर्श नागरिकता के मार्ग की बाधा नहीं है? यानी एक आदर्श नागरिकता के मार्ग की बाधा कौन सी नहीं है? तो अशिक्षा, परिश्रमशीलता, रूढ़वादिता या सांप्रदायिकता। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें उत्तर हमारा हो जाएगा बी, परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता जो है आदर्श नागरिकता के मार्ग की बाधा नहीं बल्कि सहायक है। एक आदर्श नागरिक के गुण पूछे, एक आदर्श नागरिकता के मार्ग में सहायक चीज पूछे, तो जो अच्छे व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं वो समस्त जो है आदर्श नागरिक के गुण में आ जाएंगे, जो बुराई होती है वो आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा आ जाएगी। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो देखिए अशिक्षा जो है ये बुराई है एक तरह से, क्योंकि व्यक्ति को अशिक्षित नहीं होना चाहिए। पर रूढ़वादिता मतलब उसे अंधविश्वासी परंपरागत नहीं होना चाहिए। सांप्रदायिकता का मतलब उसे सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए कि अपने संप्रदाय को ज़्यादा श्रेष्ठ माने, दूसरे को संप्रदाय से घृणा करे। अगर ऐसा है तो ये बुराई में आएगी, आदर्श नागरिकता के मार्ग की ये एक बाधा मानी जाएगी। जबकि परिश्रमशीलता जो है ये व्यक्ति की अच्छाई है, गुण है, और आदर्श नागरिकता का गुण माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का भी परिश्रमशीलता सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स, एक आदर्श नागरिक के गुण होते हैं। तो एक बढ़िया नागरिक के कौन कौन से गुण होते हैं? उत्तम स्वास्थ्य, मितव्ययिता, शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स देखिए एक आदर्श नागरिक में सभी गुण होने चाहिए। उसे उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, वो मितव्ययी हो, अपने पैसे को अच्छे से बचाता हो, सही से खर्च करता हो, वो शिक्षित हो, तो सारे गुण होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स कि मेरा कुटुंब में पहले, मेरी जाति जो है मेरी कुटुंब से पहले, मेरा राष्ट्र मेरी जात से पहले, और मानवता मेरे राष्ट्र से पहले। यही हमारे नागरिक जीवन का निर्दिष्ट सिद्धांत होना चाहिए। यह कथन जो है किसका है? स्पेंसर का है, डाइसी का है, विलियम बायड का है, या अलेम्बर्ट का है? तो फ्रेंड्स यह स्टेटमेंट जो है, जो नागरिकता की वरीयता क्रम बताया गया है कि हमारी भक्ति भावना किसके प्रति होगी सबसे पहले, वह अलेम्बर्ट ने बताया है। तो यह अलेम्बर्ट का स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा है कि मेरा कुटुंब सबसे पहले है, लेकिन मेरी जाति मेरे कुटुंब से पहले। अगर मुझे जाति और कुटुंब में से चुनना होगा तो हम जाति को चुनेंगे, फिर राष्ट्र और जाति में से चुनना होगा तो हम राष्ट्र को चुनेंगे, और मानवता और राष्ट्र में से चुनना होगा तो हम मानवता को चुनेंगे। तो यह जो है उन्होंने वरीयता क्रम बताया है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो अलेम्बर्ट का है। क्वेश्चन नंबर 26 का डी अलेम्बर्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? तो यानी भारतीय नागरिकता से वंचित किस कंडीशन में नहीं किया जा सकता है? युद्ध के समय, निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड देखिए उपयुक्त सभी जो है हमारा विकल्प सही होगा। इन समस्त कंडीशन में अगर युद्ध हो रहा है, चुनाव चल रहे हैं, आपातकाल लगा है, तो किसी व्यक्ति को हम उसकी नागरिकता से वंचित नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे की नागरिकता का निर्धारण माता पिता के नागरिकता के आधार पर होता है? ठीक है, रक्त अथवा वंश संबंधी सिद्धांत के आधार पर, देशीकरण का सिद्धांत, जन्म स्थान का सिद्धांत, मिश्रित या दोहरा सिद्धांत। तो देखिए फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ए, रक्त या वंश संबंधी सिद्धांत। इस सिद्धांत के आधार पर फ्रेंड्स नागरिकता का निर्धारण जो है वो माता पिता के नागरिकता के आधार पर होता है। यह सिद्धांत यह कहता है फ्रेंड्स कि बच्चे का जन्म किसी भी देश में हुआ हो, बच्चा उस देश का नागरिक माना जाएगा जहां के उसके माता पिता नागरिक हैं। यानी बच्चे के नागरिकता का निर्धारण उसके माता पिता के नागरिकता के आधार पर हो रहा है। तो इस सिद्धांत को हम कहते हैं रक्त अथवा वंश संबंधी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 28 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स कि आदर्श नागरिकता के मार्ग की बाधाओं को दूर करने का उपाय है निर्धनता, उग्र राष्ट्रीयता, उचित शिक्षा की व्यवस्था, आलस्य। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा उत्तर हो जाएगा उचित शिक्षा की व्यवस्था।
उचित शिक्षा की व्यवस्था करके हम आदर्श नागरिक की मार्ग की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। आदर्श नागरिकता को मार्ग की बाधाओं को दूर करने के उपाय में जो है उचित शिक्षा की व्यवस्था आ जाती है, निर्धनता का अंत आएगा, पूंजीवाद का विनाश आएगा, राजनीतिक दलों में सुधार आएगा, पारिवारिक सुधार आएगा, स्वतंत्र प्रेस आएगा, सार्वजनिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न करना आएगा, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना आएगा। ये सब जो है आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधाओं को दूर करने के उपाय के अंतर्गत आएंगे फ्रेंड्स। और जितनी बुराइयां हैं वो आदर्श नागरिकता की बाधाओं में आएंगी, जैसे निर्धनता, अशिक्षा और अज्ञानता, आलस्य, स्वार्थपरता की प्रवृत्ति, रूढ़िवादिता, दासतापूर्ण जीवन, उग्र राष्ट्रीयता, सांप्रदायिकता की भावना, ये सब जो है आदर्श नागरिकता की बाधाओं में आ जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सी, उचित शिक्षा की व्यवस्था, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि यह कथन किसका है कि शिक्षा के अभाव में नागरिकता पूर्ण नहीं है? ब्राइस का, मैकम का, अरस्तू का, इलियास अहमद का? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, मैकम का। यह मैकम का स्टेटमेंट है फ्रेंड्स कि शिक्षा के अभाव में नागरिकता जो है वो पूर्ण नहीं है। तो यह स्टेटमेंट मैकम का है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का बी, मैकम, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है फ्रेंड्स कि भारत में वयस्कता की उम्र कितनी है? 21 वर्ष, 23 वर्ष, 18 वर्ष या 15 वर्ष? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा सी, 18 वर्ष। भारत में वयस्कता की जो उम्र रखी गई है वो 18 वर्ष है, यानी 18 साल या इससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति भारत में वयस्क बना जाएगा। पहले भारत में वयस्कता की उम्र फ्रेंड्स 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है वयस्कता की उम्र को घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। वर्तमान समय में भारत में वयस्कता की उम्र जो है 18 वर्ष है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का सी, 18 वर्ष, सही है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से प्रैक्टिस सेट सीरीज की वीडियोज आते रहें और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों को चैनल के बारे में अधिक से अधिक बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए प्रैक्टिस सेट सीरीज की वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।